हेलो गाइस। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि ये कहानी शुरू होती है एक दुल्हन के अपनी शादी की पहली रात को ही घर से भाग जाने से। सूर्य प्रताप जो प्रताप नगर के जमींदार हैं, उनके और उदय प्रताप की दोस्ती जो इतनी घनिष्ठ है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सूर्य प्रताप की पत्नी मीरा के गर्भवती होने की खबर पाकर उदय प्रताप और उनकी पत्नी रत्ना, जो सूर्य प्रताप की पत्नी मीरा की पक्की सहेली है, वो दोनों शहर से रत्ना से मिलने उसकी हवेली पहुंचे। और तभी वहां पर किसी मित्र के कहने पर उन्होंने सूर्य प्रताप और मीरा की शादी का एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सूर्य प्रताप मीरा को पहली बार देखने को उत्सुक थे और फिर उदय प्रताप ने सूर्य प्रताप को मीरा से मिलवाने की ठानी, और फिर किस तरह से घर वालों से झूठ बोलकर बीमारी का बहाना बनाकर सूर्य प्रताप और उदय प्रताप मीरा के गांव पहुंच गए। फिर वहां उनकी मुलाकात रत्ना से हुई, जो मीरा की पक्की सहेली है। थोड़ी बहुत कहा सुनी के बाद रत्ना उन दोनों को मीरा से मिलवाने का भरोसा दिलाती है। उसके बाद रत्ना ने मीरा को जाकर सारी बात बताई और फिर दोनों ही मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। अब आगे बढ़े। जैसे ही सूर्य प्रताप की नज़र मीरा से टकराई, मीरा ने सूर्य को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रत्ना के टोकने पर मीरा ने घबराकर आंख खोल दी, पर यह क्या, सूर्य प्रताप तो उसकी आंखों के सामने था ही नहीं। सूर्य को वहां न पाकर मीरा की नजरें उसे इधर उधर तलाशने लगी। तभी उसने अपने बगल में देखा और सूर्य प्रताप बिल्कुल उसके नजदीक खड़ा था। इस तरह अचानक से सूर्य प्रताप को अपने बगल में देखकर मीरा पूरी तरह चौंक गई। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखना। और तभी पीछे से एक मजबूत सा हाथ सूर्य प्रताप के कंधे पर आया और सूर्य प्रताप ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसके दोस्त उदय प्रताप खड़े थे और अपने हाथ पर पहनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए समय दिखाया। उदय का इशारा समझते ही सूर्य प्रताप ने वहां से निकलना उचित समझा और फिर भगवान का आशीर्वाद लेकर वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें इतना मौका भी नहीं मिला कि वो रत्ना का शुक्रिया भी कर सकते, क्योंकि वहां मीरा के रिश्तेदार हर जगह थे। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद उन्हें भी गन्ने का खेत नजर आने लगा, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। जैसे ही दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े तो दोनों ने देखा कि गाड़ी के आगे का पहिया बुरी तरह से पंचर हो चुका था। अब तो दोनों का हाल बुरा हो गया था। यहाँ से पैदल तो जा नहीं सकते और दूसरा कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा था। सिवाय रत्ना के वो दोनों और किसी को जानते भी नहीं थे। अब रत्ना का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। दोनों फिर से उसी पेड़ के नीचे वापस आकर बैठ गए और रत्ना के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। दोनों को ये भी डर लग रहा था कि घर पर उमा को 2 घंटे आने की बात कहकर आए थे, और अगर अब हम 2 घंटे में नहीं पहुंचे तो वहां उमा और सभी घर वाले भी घबरा जाएंगे। तभी दूर से औरतों की बातें और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों बेचैन होकर खड़े हो गए। तभी औरतों की टोली में उदय को रत्ना दिखाई पड़ी। उदय चुपचाप रत्ना का अपने करीब आने का इंतजार करने लगे और फिर जैसे ही रत्ना उसके करीब से गुजरी, उदय ने पीछे से रत्ना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और एक बार फिर से उदय ने रत्ना का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। रत्ना घबराकर जोर से उदय के हाथ में काट लेती है और पीछे मुड़कर देखती है कि तभी उसका सामना उदय से हुआ और उदय प्रताप इशारे से उसको चुप रहने को कहने लगे। जब सारी औरतें आगे निकल गई तब उदय ने रत्ना से कहा, ये तुम कौन सा दंत मंजन इस्तेमाल करती हो? कितने पहने दांत हैं तुम्हारे? कितनी जोर से गाजर मूली की तरह मेरा हाथ चबा डाला तुमने। और तुम अपने आप को क्या समझते हो? जब देखो मेरा मुंह बंद करके मुझे पकड़ लेते हो। शुक्र करो कि अभी सिर्फ तुम्हारी हथेली पर दांत काटा है, वरना हमारे गांव में ऐसी हरकत करने वालों के हाथ धड़ से ही काट दिए जाते हैं। प्रत्युत्तर में रत्ना ने कहा उससे। ओह, डर गया मैं तुमसे, उदय ने रत्ना का मजाक उड़ाते हुए कहा। डरना भी चाहिए, पर तुम ये बताओ, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की मीरा से मिलवाने में और तुम मुझे धन्यवाद दिए बिना ही चले आए। रत्ना ने शिकायती लहजे में कहा। हम तुम्हारा ही श्राप लगा है हमें।
अब समझ आया कि हमारी गाड़ी कैसे पंचर हो गई। उदय ने फिर एक बार रत्ना की चुटकी ली। अरे मोहतरमा, हमारी मदद करो, उदय ने कहा। आपकी नहीं, हम अपने जीजाजी की मदद करेंगे, क्योंकि हमारे जीजाजी बहुत सीधे साधे हैं, तुम्हारी तरह बड़बड़ नहीं करते, रत्ना ने मुंह बनाते हुए कहा। चलिए जीजाजी, आप लोग हमारे घर चलिए, हम अपने भाई से बोलते हैं, वो जरूर आपकी कोई न कोई मदद कर देंगे। और ऐसा कहते हुए वे लोग रत्ना के घर की ओर चल पड़े। रत्ना अपने घर में सबसे छोटी है। उसके 2 बड़े भाई हैं और रत्ना उनकी बहुत लाडली भी है। घर में एक भाभी और रत्ना की माँ है। पिताजी तो जब रत्ना काफ़ी तभी से नहीं थे, इसलिए उसके भाइयों ने उसे बहुत लाड़ से पाला है, ताकि उसे अपने पिता की कमी कभी महसूस न हो। खैर, थोड़ी ही दूर चलने पर रत्ना का घर भी आ जाता है। आइए जीजाजी, अंदर चलिए। अब आपने आने से पहले तो बताया नहीं तो हम अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर रखते। अब तो घर में जो भी रूखी सूखी है वही खानी पड़ेगी। रत्ना की बात सुनकर सूर्य प्रताप थोड़ा सा झेप गए। और आप जनाब, आप नहीं आएंगे अंदर, या यहीं खड़े रहने का इरादा है आपका? रत्ना ने उदय से पूछा। आपने हमसे कहा ही नहीं, आप तो सिर्फ अपने जीजाजी की आवभगत करने में लगी हैं। आपको इस नाचीज की क्या फिक्र? उदय ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। खैर, रत्ना दोनों को लेकर अंदर आ जाती है। आंगन में एक चारपाई पड़ी है। रत्ना ने दोनों को उस पर बिठाया और अंदर जाकर अपनी माँ को उन दोनों के आने की खबर दी कि उदय और सूर्य पास के गांव से गुजर रहे थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वह उन्हें लेकर यहाँ आ गई। थोड़ी देर में रत्ना अपनी माँ को लेकर बाहर आई। रत्ना की माँ को देखते ही उदय और सूर्य प्रताप ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। खुश रहो बेटा, रत्ना ने मुझे बताया कि कैसे तुम लोगों की गाड़ी खराब हो गई और तुम लोग यहाँ मदद के लिए आए हो। अभी थोड़ी ही देर में खेत से मेरे दोनों बेटे आ जाएंगे, फिर मैं उन्हें भेजती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तब तक तुम लोग कुछ खा पी लो, भूखे भी होगे तुम लोग। और फिर रत्ना की माँ ने उन लोगों के लिए कुछ खाने को लाने के लिए कहा। रत्ना भी अंदर जाकर उन दोनों के लिए नाश्ता और चाय बनाकर ले आती है। चाय नाश्ता खत्म होते ही रत्ना के भाई भी घर आ गए और फिर उनकी माँ ने दोबारा वही कहानी सुना दी। खैर, नाश्ता पानी हो जाने के बाद रत्ना के भाइयों ने टायर ठीक करवा दिए और उदय प्रताप और सूर्य प्रताप ने रत्ना और उसके भाइयों व उनकी माताजी को दिल से शुक्रिया कहा और फिर दोनों ही अपने घर की ओर निकल पड़े। आज तो तुमने लगभग मरवा ही दिया था उदय। वह तो भला हो उस रत्ना का जिसने हमें हर बार मुसीबत से बचाया, और हम उसे ठीक से शुक्रिया भी नहीं कर पाए। पर जो भी हो, आज का दिन था तो बहुत ही मज़ेदार। आज भाभी को भी देख लिया और उनका गांव भी, और उस नक्चड़ी रत्ना से भी मुलाकात हो गई। और अनजाने में ही सही, पर उदय की जुबान पर अचानक से रत्ना का नाम भी आ ही गया। गाड़ी से उतरते हुए जब उमा ने उन दोनों को देखा तो उसकी सांस में सांस आ गई। क्या भैया, 2 घंटे का पुल कर 4 घंटे लगा दिए? आपको पता भी है घर में सब लोग कितने परेशान हो रहे थे, उमा ने गुस्सा होते हुए कहा। क्या करें उमा, वापस आते हुए हमारी गाड़ी खराब हो गई और फिर सारा समय उसको ठीक करने में लग गया। अच्छा, इन सब बातों में मैं ये पूछना भूल ही गई कि आपकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने आपको क्या बताया? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ उमा, सब ठीक है। इसकी तबीयत तो डॉक्टर को देखते ही ठीक हो गई थी। लगता है इसे डॉक्टर से ही प्यार हो गया है। जैसे ही उनके पास गया उसका सारा दर्द चला गया। उदय ने सूर्य प्रताप को देखते हुए कहा। क्यों, है न भाई? सूर्य प्रताप ने उदय को देखते हुए बुरी तरह से घूरा। आज सूर्य प्रताप की आंखों में मीरा और उदय की आंखों में रत्ना का ही चेहरा नजर आ रहा था। उधर मीरा भी बेचैन हो रखी थी, फिर खुद ही अपने मन को समझा लेती है कि चलो अब बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सूर्य प्रताप जी की हो जाऊंगी। उधर रत्ना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उदय प्रताप के साथ हुई उसकी वो पहली मुलाकात उसे बार बार याद आ रही थी। आज तो मुझे नींद नहीं आने वाली, इससे तो अच्छा है कि जाकर मीरा के साथ ही बैठा जाए, उसका भी हाल पूछ लूँगी।
आखिर उसने भी तो आज पहली बार जीजा जी को देखा है। और ऐसा सोचते सोचते रत्ना कमरे से बाहर आकर अपनी माँ से कहकर मीरा के घर जाने लगी। मीरा के घर पहुंचकर छत पर जाकर उन दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। ए मीरा, तुम ये तो बताओ कि तुझे जीजा जी से मिलकर कैसा लगा? रत्ना की बात सुनकर मीरा शर्मा गई और उसने अपनी आंखें झुका ली। ओहो मीरा, अगर तुम मुझसे ही इतना शर्माओगी तो फिर किससे अपने दिल की बात बताओगी? रत्ना ने मीरा से नाराज होते हुए कहा। अच्छा बोलो, क्या सुनना चाहती हो? यही ना कि मुझे सूर्य प्रताप जी की याद आ रही है या नहीं? तो सुनो, आज सारा दिन मुझे उनकी याद आती रही। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं तो यह सोच कर आई कि तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगी, पर तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। रत्ना ने आह भरते हुए कहा। तुम्हारी हालत? तुम्हें क्या हुआ? मीरा ने चिंतित होते हुए कहा। मुझे लगता है कि मुझे इश्क का रोग हो गया है, रत्ना ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मीरा हैरान रह जाती है और कहती है, तू पागल तो नहीं हो गई है? क्या कह रही है? तुझे कुछ होश भी है? कौन है वह? कहाँ रहता है? क्या करता है? मुझे सब बताओ। वो जो जीजा जी के साथ उदय जी आए थे ना, मुझे उनसे प्यार हो गया है। उनके नाम के अलावा मैं उनके बारे में ही और कुछ जानती भी नहीं हूँ। बस इतना जानती हूँ कि मुझे वह बहुत अच्छे लगने लगे हैं और अब उनके बगैर एक पल भी नहीं रहा जाता। मीरा ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुझे पता भी है कि इसका हश्र क्या होगा? क्या उदय जी जानते हैं कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो? और क्या उनको तुमसे मोहब्बत है? यही तो पता लगाना है मुझे कि उन्हें भी तुमसे मोहब्बत है या नहीं। और तुम्हारे घर वाले जब उन्हें पता चलेगा कि तुम किसी से प्यार करती हो, तो क्या वो तुम्हारी शादी के लिए राजी होंगे? मुझे नहीं लगता कि यह सब इतना आसान होगा। मीरा ने ऐसे कहते हुए जैसे अपना फैसला सुनाया हो। देख मीरा, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो कि रत्ना को जब भी जो भी चीज़ पसंद आती है, रत्ना वह लेकर ही रहती है। और मेरे घर वाले मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे ज़रूर देंगे, फिर चाहे वो उदय जी हों या कोई और। नहीं रत्ना, मैं फिर से तुम्हें यही कहूँगी कि तुम अपने कदम पीछे खींच लो। अभी आसान होगा, वरना बाद में चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। पर रत्ना के ऊपर मीरा की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वर्तमान में मीरा और सूर्य प्रताप के घर का दृश्य अपनी शादी की इस घटना का जिक्र करते करते ऐसा लगा कि जैसे सूर्य प्रताप और उदय प्रताप उसी समय में चले गए हों। अंदर मीरा के कमरे का दृश्य। रत्ना, अब तुम्हें भी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। देखो, उदय भैया ने बहुत अच्छा किया कि तुम्हें शादी के बाद आगे पढ़ने की इजाज़त दी। अच्छा है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कुछ नहीं कहते, वरना मेरे ससुराल। तुम अपनी ससुराल से इतना डरती क्यों हो? मेरे जैसी बनो। मैं तो कभी भी किसी से नहीं डरती हूँ, फिर चाहे वह मेरी सास हो या ससुर हो। चाहे वो लोग मुझे कुछ भी बोलें, मैं वही करती हूँ जो मेरे मन आता है। देख रत्ना, तू तो शुरू से ही ऐसी ही है, एकदम बिंदास। पर तू मेरे बारे में भी जानती है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। अगर कोई मुझसे गुस्से या तेज आवाज़ में भी बात कर ले तो मैं डर जाती हूँ, मीरा ने रत्ना से कहा। वहाँ रुक्मणी देवी ने उदय प्रताप से कहा कि जाकर रत्ना को ले आए, वो भी खाना खा ले। रुक्मणी की बात सुनकर उदय रत्ना को लेने मीरा के कमरे में पहुंचा। रत्ना ने उन्हें देखकर उदय ने रत्ना से कहा कि चलो रत्ना, अब खाना खा लो, फिर हमें घर भी निकलना है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ गांव भी रुक जाऊं। कितने दिन हो गए हैं हम गांव ही नहीं आ पाए हैं। उदय की बात सुनकर रत्ना ने थोड़ा बुरा सा मुंह बनाया और फिर कहा, क्या हम वापस शहर नहीं जाएंगे? मेरे माँ बाप से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधे यहाँ से वापस शहर चले गए तो मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उदय ने रत्ना से कहा। पता नहीं उदय, तुम्हें तो सिर्फ अपने माँ बाप की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो, रत्ना ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। अच्छा, अब चलो, सब लोग खाने पर इंतजार कर रहे हैं, उदय ने बात टालने के लहजे से कहा। उदय की बात सुनकर
रत्ना मीरा को लेकर नीचे खाना खाने के लिए चल पड़ी। सबने खाना जी भरकर खाया और फिर सभी मेहमान एक एक करके अपने अपने घर जाने लगे। फिर रुक्मणी देवी ने उदय और रत्ना को अपने पास बुलाया और यहाँ आने के लिए आभार प्रकट किया। उनके हाथ में कुछ शगुन का लिफाफा पकड़ाते हुए वे बोली कि तुम लोगों के आने से कितनी रौनक हो गई है, और रत्ना अब तुम जब तक यहाँ हो मीरा से मिलने रोज आ जाया करना। तुम्हारे आने से मीरा बहुत खुश रहती है और इन दिनों में वैसे भी खुश रहना चाहिए। रुक्मणी देवी की बात सुनकर रत्ना ने उन्हें हाँ कह दिया और उनसे कहने लगी, चलिए काकी अब हम भी चलते हैं। और इतना कहकर रत्ना और उदय रुक्मणी देवी और उनके पति के पैर छूने के लिए झुके और जैसे ही रत्ना वापस उठी वो वहीं चक्कर खाकर वापस गिर गई। तो दोस्तों, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, क्या होगा उस रत्ना का, आखिर उसे चक्कर क्यों आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।